इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है ड्रेनेज। और यह वीडियो नंबर सेकंड इसके पहले इस चैप्टर पर हमने एक वीडियो किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर हमें अब पढ़ना क्या है। तो देखिए, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था, यानी ये जो प्लेस है इस जगह पर कंप्लीट किया था। और इसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं द हिमालयन रिवर्स को, यानी इस टॉपिक को अब हम पढ़ेंगे। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पर आपको बता दूँ और आप पढ़ लें, और वो है ड्रेनेज पैटर्न्स। तो देखिए, ड्रेनेज पैटर्न्स को हम पढ़ने वाले हैं। तो आखिर ये ड्रेनेज पैटर्न्स होते क्या हैं? तो देखिए, कोई भी स्ट्रीम है या फिर कोई भी नदी है, जब वो बहती है तो वो बहने के दौरान वो किसी एक खास तरह का पैटर्न क्रिएट करती है। और वो किस तरीके का पैटर्न क्रिएट करेगी ये डिपेंड करता है कि जो लैंड है वहाँ पर स्लोप कैसा है, वहाँ का रॉक का स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कंडीशन कैसा है। इन सभी चीज़ों के अनुसार उसका पैटर्न क्रिएट होता है। तो यहाँ पर जो हमें ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ने हैं वो हैं डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल। 4 तरह के ड्रेनेज पैटर्न्स हमें पढ़ना है। इनको मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए और एग्जामिनेशन में आप आसानी से इसको लिख पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला है हमारा डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न। तो डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न सिंपली आपका ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर जिसमें एक मेन रिवर होता है और इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं इस तरीके से। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका जो आप गंगा नदी देखते हैं, तो गंगा नदी बिल्कुल यही स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसमें आप देखते हैं कि यमुना आकर गिरती है, सोन नदी आकर मिलती है और भी बहुत सारी नदियां मिलती हैं। तो वो बिल्कुल यही आपका डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो देखिए, रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न जो है वो आपको एक तरीके का रेक्टेंगल क्रिएट करती है। रेक्टेंगल कैसे? तो फॉर एग्जांपल जब आप देखेंगे उसका कोई भी नदी जो कि ड्रेनेज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट करती है तो उसका जो फ्लो होता है बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल इस तरीके से। उसमें जब कोई भी आकर सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी आकर मिलती भी है तो वो इस तरीके से ही मिलती है। और इसमें हमेशा आपको रेक्टेंगुलर इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न, और वो है हमारा ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। तो देखिए, जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है ये एक तरीके से एक दूसरे से सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में हमने जैसे देखा कि ट्रिब्यूटरी आकर 90 डिग्री पर मिलती है, बिल्कुल उसी तरीके से जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न होता है उसमें भी जो ट्रिब्यूटरी है वो 90 डिग्री पर आकर मिलती है। तो आखिर हम इसे रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न क्यों नहीं कहते हैं? तो उसका रीजन ये है कि ये जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है ये एक तरीके का ट्रेलिस का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। और एक दूसरा डिफरेंस ये है कि जो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है इसमें आपका जो ट्रिब्यूटरी बहती है जो कि आकर नदी में मिलती है, मेन स्ट्रीम में आकर मिलती है, उसमें और ट्रिब्यूटरी इनमें जो डिफरेंस है यानी दूरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है आपके ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न के डिफरेंस के मुकाबले। यानी ट्रेलिस में जो आपका ट्रिब्यूटरी होगी वो एक तरीके से नदी के पैरेलल बहेगी और काफ़ी नज़दीक से बहेगी और वो आकर नदी में मिलेगी। लेकिन वहीं जो आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न है इसमें जो आपका ट्रिब्यूटरी है वो काफ़ी डिस्टेंस पर होती है, काफ़ी दूरी से आकर मिलती है। ये एक तरीके का बेसिक डिफरेंस है। और अब हम देख लेते हैं कि आखिर हमें किताब में क्या बताया गया। किताब में यही बताया गया कि अ रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स डेवलप्स अ ट्रेलिस पैटर्न। अ ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्स वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए, यहाँ पर वही चीज कहा गया है जो हमने रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ा कि देखिए जो ट्रिब्यूटरी है वो 90 डिग्री पर आकर मिलेगी। और इसके साथ ही ये आपको जो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न है ये वहां आपको देखने को मिलता है जहां पर आपको हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक आपको पैरेलली एक जगह पर स्थित है। यानी एक जगह पर आपको यहां पर जैसे हार्ड रॉक है, फिर आपको सॉफ्ट रॉक है, फिर हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको जहां मिलेगा वहीं पे आपका ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्रिएट होता है। तो इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट ड्रेनेज पैटर्न, और वो है हमारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो देखिए, जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है ये डेवलप होता है जब कोई भी स्ट्रीम जो कि पहाड़ के ऊपर से या कहीं से जनरेट हो रही है और वो एक तरीके से सेंट्रल पीक पर जनरेट होती है और वो बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करने लगती है। उसी जगह से बहुत अलग अलग डायरेक्शन में टूट जाती है। जैसे यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, एक फ्लो इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रीम्स में अगर कोई रिवर या फिर कोई जो ड्रेनेज है वो अगर क्रिएट होती है एक ही जगह से जनरेट होकर कई सारे
फ्लोज में अगर वो टूट जाए तो उसी को हम रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पैटर्न में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज बेसिन। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको एक ही ड्रेनेज बेसिन के अपने कोई भी नदी के लाइफ में आपको बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न्स कई जगहों पर अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा द हिमालयन रिवर्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम हिमालयन नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं? जिन नदियों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के बारे में यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें सिंपली लिखा गया द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries may be called a river system. तो आपको याद होगा कि जब इस चैप्टर को हमने शुरू किया था वहाँ पर जो ड्रेनेज था, ड्रेनेज का डेफिनेशन क्या लिखा गया था? ड्रेनेज का डेफिनेशन लिखा गया था अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। तो यहाँ पर रिवर सिस्टम का डेफिनेशन दिया गया है कि रिवर सिस्टम जो है वो क्या होता है। तो उसमें एक कोई भी रिवर जब उसको उसके ट्रिब्यूटरी के साथ हम एक तरीके से एक साथ मिलाकर बात करते हैं उसके बारे में, तो उसी को रिवर सिस्टम हम कहते हैं। यानी कोई भी नदी और उसकी सारी ट्रिब्यूटरीज जब उनको कंबाइन करके हम उसके बारे में बात करें या फिर उसको एड्रेस करें तो वो एक तरीके का रिवर सिस्टम हो गया। तो इसके बाद आइए अब हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं हिमालयन रिवर्स में, और वो है द इंडस रिवर सिस्टम। तो देखिए जो इंडस रिवर है वो जनरेट होती है तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास। तो इमेज मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में कि कहाँ से जनरेट होती है, और अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर इमेज भी अवेलेबल है। यहाँ में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ जैसे इमेज आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रीजन है यहाँ से हमारा इंडस रिवर जनरेट होती है। तो ये कहाँ पे है? चाइना के तिब्बत में, और मानसरोवर जो हमारा झील है उसके पास है ये रीजन। और इसके साथ ही ये यहाँ से निकलकर ये वेस्ट की तरफ मूव करती है, वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, और लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में ये आती है, एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत दर्शनीय जॉर्ज का निर्माण करती है इस हिस्से में। और इसके साथ ही बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो इस रीजन में आकर इस नदी से मिलते हैं, इंडस रिवर से मिलते हैं, और वो हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। और ये कश्मीर रीजन में इस नदी में जाकर मिलते हैं। और इसके बाद जो इंडस रिवर है वो बाल्टिस्तान और गिलगिट में जाकर फ्लो करती है, और फिर वहाँ अटक से माउंटेन रीजन से ये बाहर आती है। और इसके बाद जो सतलज, बीज और फिर रावी, चेनाब और झेलम जो हैं वो इसको इंडस रिवर को ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान में मिठानकोट के पास। और इसके बाद जो इंडस जो है, इंडस रिवर वो साउथवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है, और इसके साथ ये जाकर अंतिम में अरेबियन सी में मिल जाती है, ईस्ट कराची के ईस्ट रीजन में। और इसके साथ ही जो इंडस प्लेन है वो एक तरीके से उसमें बहुत ही जेंटल स्लोप है, बहुत ही हल्का स्लोप है, और टोटल लेंथ जो है इसका इस नदी का वो है 2900 किलोमीटर। और इस लेंथ के साथ ये दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसके साथ अगर हम बात करें तो जो इंडस बेसिन है उसका करीब 1/3 हिस्सा इंडिया में है, और बाकी जो पूरा हिस्सा वो आपको पाकिस्तान में पड़ता है। और इंडिया में इंडस बेसिन का जो हिस्सा पड़ता है वो आपको जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब में पड़ता है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक जानकारी आपको दी गई है, मुझे नहीं लगता कि इससे आपको रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसके हिसाब से इंडिया केवल 20% वाटर यूज़ कर सकता है इंडस रिवर सिस्टम के द्वारा, जितने भी वाटर जनरेट होते हैं या फिर जितना भी वाटर है उसमें। और इस वाटर को यूज़ किया जाता है इरिगेशन के लिए पंजाब, हरियाणा और सदर्न वेस्टर्न राजस्थान में। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट रिवर सिस्टम, और वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो देखिए जो गंगा रिवर सिस्टम है उसकी जो मुख्य धारा है जो कि हिमालय से जनरेट होती है वो है भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से जनरेट होती है, और अलकनंदा से जाकर मिलती है देवप्रयाग में उत्तराखंड में, और हरिद्वार में ये माउंटेन से निकलकर प्लेन में आती है, प्लेन रीजन में आती है। तो देखिए यहाँ पर इमेज दिया गया है जहाँ पर जो भागीरथी और अलकनंदा है देवप्रयाग में एक दूसरे के साथ मिलकर गंगा का निर्माण कर रही है। और इसके बाद अगर हम आगे देखें
तो देखिए जो गंगा है उसमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं जो कि हिमालय से जनरेट होती हैं। उसमें से कुछ जो है वो इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका यमुना हो गया या फिर घाघर या फिर गंडक और कोसी। ये सभी हिमालय से जनरेट होती हैं और आकर इसी नदी में, गंगा नदी में मिलती हैं। तो देखिए जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से जनरेट होती है हिमालय से, और इसके बाद ये गंगा के पैरेलल में फ्लो करती है और आकर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। और इसके साथ ही जो घग्गर है और जो गंडक है और जो कोसी है वो नेपाल हिमालय में जनरेट होती है। और ये जो नदियां हैं, ये जो नदियां आपकी घग्गर, गंडक और कोसी, ये एक तरीके से काफ़ी फ्लड जनरेट करती है और नॉर्दर्न प्लेन में काफ़ी फ्लड लाती है। अगर आप बिहार की बात करें तो बिहार में कोसी की वजह से काफ़ी फ्लड आता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ को भी और काफ़ी प्रॉपर्टी को भी। लेकिन हमने जैसे पिछले वीडियो में पिछले चैप्टर में बात की थी कि देखिए एक कुछ नदियां होती हैं जहां पर जो फ्लड प्लेन का रीजन होता है वहां पर बाढ़ लाती हैं। उसकी वजह से जो सॉइल है उसकी जो एक तरीके से प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो वही चीज़ ये नदियां करती हैं कि बाढ़ तो लाती है लेकिन उसकी वजह से जो लाइफ में डैमेज होता है और जो प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, उसके अलावा एक अच्छा काम ये करती हैं ये नदियाँ कि इनकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड है उनकी जो उर्वरा शक्ति है या फिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो अभी तक हमने गंगा के वैसे ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा जो कि हिमालय में जनरेट होती हैं, लेकिन वैसी ट्रिब्यूटरीज भी गंगा की हैं जो कि पेनिसुलर रीजन में जनरेट होती हैं, पेनिसुलर अपलैंड में जनरेट होती हैं और आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे कि आपकी चंबल, बेतवा और सोन। ये जो नदियां हैं ये आपके पेनिसुलर रीजन में, जो कि सेमी एरिड रीजन है, यहाँ पे जनरेट होती हैं और आकर गंगा नदी में मिलती हैं। और इन नदियों का जो कोर्स है वो काफ़ी छोटा होता है और इनमें ज़्यादा पानी नहीं होता क्योंकि ये पेनिसुलर रीजन में जनरेट होती हैं और ये एक तरीके से डिपेंडेंट होती हैं रेन वाटर पर अपने वाटर फ्लो के लिए। और एक तरीके से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप फाइंड कीजिए कहाँ ये किस तरीके से गंगा को ज्वाइन करती हैं। तो यहाँ पर इसके आगे कहा जा रहा है इनलार्ज्ड विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो गंगा नदी बहती है उसकी बाएं तरफ की जो उसकी सहायक नदियाँ हैं और उसकी दाएं तरफ की जो सहायक नदियाँ हैं उन के द्वारा जो पानी लाया जाता है उससे परिपूर्ण होकर जो गंगा नदी है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है फरक्का तक वेस्ट बंगाल में। और ये जो पॉइंट है ये गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी सबसे उत्तरी छोर है। और यहाँ पर जो नदी है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है और यहाँ से एक नदी भागीरथी हुगली, जो कि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, वो साउथवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है और जाकर डेल्टाइक प्लेन्स जो है वहाँ से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। और इसके साथ ही जो इसकी मेन स्ट्रीम नदी है, यानी एक नदी का एक बड़ा हिस्सा वो साउथवर्ड फ्लो करता है, बांग्लादेश में जाता है और वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ज्वाइन कर जाता है। और इसके साथ आगे जाकर यानी ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करने के बाद जो नदी क्रिएट होती है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ज्वाइन एक दूसरे से हो जाते हैं उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। मेघना के नाम से फिर उसको जाना जाता है। और इसके साथ ही जो ये नदी है ये फिर आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा आपको पता होगा, काफ़ी फेमस है ये। और ये एक तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है नदी द्वारा फॉर्म किया हुआ। तो यहाँ पर देखिए वो लिखा हुआ भाई वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। और यहाँ पर आपको रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो देखिए जो लेंथ है गंगा रिवर का वो है करीब 2500 किलोमीटर। और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 3.4 फिगर में देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि ड्रेनेज पैटर्न कैसा क्रिएट किया जा रहा है गंगा द्वारा। तो मैंने आपको पहले बताया था, आप इमेज में देखकर उसको पता भी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ बताया जा रहा है कि अम्बाला जो है वो एक वाटर डिवाइड पर स्थित है जो कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है। तो इसको आप खुद से आप देख लें कि अम्बाला कहाँ है। तो वाटर डिवाइड क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे कि कैसी स्थिति है। तो देखिए जो प्लेन्स है, प्लेन्स फ्रॉम अम्बाला टू द सुंदरवन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। तो देखिए अम्बाला से शुरू होकर सुंदरवन तक जो स्ट्रेच है यानी लंबाई है वो करीब 1800 किलोमीटर है, लेकिन जो फॉल है स्लोप का वो करीब सिर्फ 300 मीटर है। यानी कि जो ऊंचाई है प्लेन की सतह की वो उसमें अंतर सिर्फ 300 मीटर है। अगर हम दूसरी भाषा में बात करें तो देयर इज फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर। यानी कि जो ढलान है
अंबाला से लेकर सुंदरवन तक वो सिर्फ आपको 300 मीटर है। और अगर बात करें तो हर 6 किलोमीटर पर जो ढलान है वो सिर्फ आपको 1 मीटर का ढलान है। तो इस वजह से जो रिवर है वो बहुत ही लार्ज मिएंडर्स क्रिएट करता है, इसका मतलब विसर्प क्रिएट करता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है, यहाँ पर ये जो हमारा वीडियो है ये कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, यानी इस जगह से। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।